बात है आज से 25-30 साल पहले की, जब लड़कियों को बाहर जाकर काम करने की या फिर अपने सपनों को खुलकर बताने की अनुमति नहीं मिलती थी। ऐसे ही दौर में अहमदाबाद की सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शाह का जन्म हुआ। बचपन से ही दृढ़ निश्चयी और साहसी अर्चना जी ने साइंस प्रवाह को लेकर 12वीं की परीक्षा पूर्ण की और अपने करियर को सुनिश्चित कर लिया था। अर्चना जी ने सोच लिया था कि मुझे बड़ी होकर पेशे से एक डॉक्टर बनना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। हालांकि शुरुआती दिनों में अर्चना जी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता का साथ बरकरार रहा, जिसके कारण अर्चना जी ने बड़ौदा शहर स्थित MS यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल की। उसके साथ ही बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने मेडिकल करियर की शुरुआत की। ये उनके सपनों के प्रति उनकी एकाग्रता ही थी कि जिसके कारण आज वे अहमदाबाद शहर के सबसे नामचीन सानिध्य हॉस्पिटल की निर्माता है, जो कि पिछले 20 सालों से कार्यरत है। अर्चना जी का व्यावसायिक जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब ही उनके निजी जीवन में कैंसर नामक एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। जब पिछले वर्ष कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, उस वक्त डॉक्टर अर्चना कैंसर से लड़ते हुए अपने मरीजों को सेवा दे रही थी। हमेशा से निडर और हंसते हुए मुश्किलों का सामना करती डॉक्टर अर्चना शाह का स्वागत करते हैं हम आज अनस्ट्रीम टॉक्स में। मैं डॉक्टर अर्चना शाह हूँ। मैं अहमदाबाद में एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट की तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैं डायरेक्टर भी हूँ सानिध्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साउथ भोपाल की। मैं बेसिकली एक मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली में से बिलोंग करती हूँ। हमारी फैमिली दिल्ली की थी एंड व्हाट आई एम राइट नाउ अराउंड 50, सो आई एम टॉकिंग अबाउट से 30 साल पहले की बात। अभी तो बहुत ओपन हो गए हैं सब लोग, लेकिन 30 साल पहले जब मैं बात करूँ तो एक मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली जो पक्की बिजनेसमैन फैमिली थी, वहाँ पे तो बिल्कुल कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था और उसमें से एक लड़की को आगे मेडिकल फील्ड में आना मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय तो 21-22 साल पे शादी हो जाती थी लड़कियों की। मुझे याद है मेरे दादाजी वो एक राजस्वी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जब 12th के बाद ऐसी बात हुई कि मुझे मेडिकल में आगे जाना है तो उन्होंने मेरे को पूछा कि लड़की हो के तू क्या करेगी डॉक्टर बन के, तेरे पैसे से घर थोड़ी चलेगा। सो दिस वाज हिज आउटलुक। लेकिन उसमें से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया मेरे एजुकेशन में। MBBS मैंने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से MS यूनिवर्सिटी से किया, MBBS और MD दोनों। मेरे छोटे भाई हैं, बहन हैं। अब जब हम स्टडीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली मेडिकल स्टडीज़ 10 साल की होती है, बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। इस दौरान छोटी बहन छोटे भाई की शादी हो गई। मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता था कि शायद ग्रेजुएशन MBBS के बाद अगर मैं कहीं शादी कर लूँ तो मेरी स्टडीज़ नहीं हो पाए, तो इसलिए एक मन में दृढ़ निश्चय था कि नहीं, MD करके ही मैं शादी करूँगी। इस दौरान छोटे भाई बहन दोनों की शादी हो गई और इस तरह मेरी जर्नी जो डॉक्टर की है वो मैं पूरी कर सकी। और MD करने के बाद तुरंत बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में मुझे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लिया गया। वहाँ पे मैंने थोड़े समय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर तरीके मेडिकल कॉलेज में काम किया और शादी के बाद मैं अहमदाबाद में सेटल हुई और यहाँ शुरू से ही प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। अभी अराउंड मे बी 22 से 23 साल मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस को अहमदाबाद में हुआ है। मैं मेरी लाइफ को अगर रिवर्स रिवाइंड करूँ, मैं एक वर्कहॉलिक हूँ। मैं खाली नहीं बैठ सकती। वो चाहे घर हो चाहे हॉस्पिटल हो, मेरे से खाली नहीं बैठा जाता। एंड एक फ़ेज़ आया जब मैं पीक ऑफ माई करियर थी, तब मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे काम करती थी ऑन एन एवरेज पर डे।
बच्चे बड़े हो गए, उन लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, कॉलेज जाने लगे। एंड 10 to 12 hours I used to work and being a obstetrician and gynecologist मेरे पास बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट्स भी होते थे। तो आधी रात को भी एक फ़ोन की, मेरे घर में ऐसा बोला जाता था कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आप अर्चना के फ़ोन पे फ़ोन करिए, रिंग दीजिए, क्योंकि उसका जो फ़ोन है ना आधी रात को भी एक रिंग में उठता है। सो मेरी पूरी फैमिली को ऐसा बोला गया था कि आप हमको, मेरे हस्बैंड है डॉक्टर पारस, तो सबको बोलते थे नहीं, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठे पर अर्चना का फ़ोन हमेशा उठता था। सो दिस वुड बी, ऐसे मैं काम करती थी। एक साल, पिछले साल की जहाँ मैं बात करूँ 2020 की, तो यही स्पीड से हमारा काम चल रहा था, जनवरी फरवरी, फिर आया मार्च और ये कोविड आया, विच वाज अ न्यू इन्फेक्शन अपने देश में, अपने सिटी में। उस समय मार्च अप्रैल मई ऐसा समय था कि अहमदाबाद में काफ़ी हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, नर्स स्टाफ सब घर चले गए थे पैनिक होके। उस समय भी मैंने अपनी जो हमारी सानिध्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है साउथ भोपाल, मैंने सब स्टाफ का हौसला बढ़ाया, उन लोगों को ट्रेनिंग दी। हमें भी उस समय कुछ पता नहीं था कोरोना के बारे में, पर पढ़ के सब जगह कि कैसे करना है कोरोना का, जो क्या बोलते हैं प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, वो इवॉल्व हो रहा था। उस समय किसी को कुछ नहीं पता था, हर 15 दिन कुछ ना कुछ नया आता था। उस समय स्टाफ का हौसला बढ़ाया और अपनी हॉस्पिटल एक भी दिन बंद नहीं होने दी। एंड वी हैड उस समय 2-2.5 महीने में बहुत सारी सर्जरीज़ हुई, इमरजेंसी सर्जरीज़ भी हुए, ऑपरेशंस भी हुए। और इस समय ऐसा समय चल रहा था, तब जून फर्स्ट वीक की बात है। ऐसे ही पहले जब होता था कि कोरोना में काम कर रहे थे तो हॉस्पिटल आके एक शावर लेते थे, कपड़े बदलते थे। उस समय मेरा हाथ गया अचानक और मुझे लगा कि मेरे को ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे जैसे ही मेरा हाथ वहाँ लगा, मुझे पता चल गया कि ये कैंसर है। दोपहर का समय था, लंच के लिए घर आए हुए थे। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड और कलीग को फ़ोन किया। अब यहाँ पे मेरा डॉक्टर तरीके का माइंड टिक होने लगा। मैं अपने को पेशेंट नहीं समझ रही थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हम लोग डे इन डे आउट उनका डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो मेरा वहाँ पे माइंड जो था, दैट वाज नॉट अर्चना बस डॉक्टर अर्चना। एक बार मेरा हाथ वहाँ पहुँचा है लंप पे, मुझे आगे क्या करना है। सो टिक टॉक वही स्टेप्स चलने लगे। मैंने घर पे कोई नहीं था, खाली ड्राइवर को बोला कि आप चलो, अपने को ये हॉस्पिटल में जाना है एक रिपोर्ट के लिए। एंड अकेली ही ड्राइवर के साथ मेरा आगे जो मेरा स्कैन है उसके लिए मैं चली गई। मेरे हस्बैंड को सिर्फ मैंने एक फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ, तो उनको थोड़ा दिमाग तो ठनका कि भाई अचानक अर्चना को ये पीक कोविड के टाइम क्या सूझा कि उसने मैमोग्राफी करवाई। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं मैमोग्राफी के लिए गई, वहाँ मेरी फ्रेंड ही थी, मेरी क्लासमेट ही थी जो मैमोग्राफी कर रही थी। अचानक मैं अकेली गई हुई थी, तो उसने देखा, वो मुझे बोल नहीं पाई कि भी अर्चना क्या है। मैंने कहा उमा कैंसर है ना, मतलब उसका चेहरा देख के। तो बोलती हाँ अर्चना। तो मैंने कहा मुझे पता है ये कैंसर है। मैंने कहा ठीक है, तू रिपोर्ट दे, मुझे पता है आगे उसका क्या करना है। एंड मैंने दूसरे मेरे फ्रेंड से तुरंत ही वहीं से 15 मिनट के बाद मैंने बायोप्सी के लिए मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ, मेरा बायोप्सी कर दीजिए। एंड फिर हम घर आ गए। बल्कि बायोप्सी के रिपोर्ट के लिए भी नहीं वेट किया, आगे वही डॉक्टर का जो माइंड है ना वो टिक कर रहा था। मुझे पता है आगे मेरे को पेट स्कैन कराना है। नेक्स्ट डे ही सुबह उसकी अपॉइंटमेंट ले ली। इनफैक्ट दूसरे दिन मेरी 3 सर्जरीज शेड्यूल थी। अब जब हम पेट स्कैन कराते हैं तो हम प्रेग्नेंट महिलाओं या बेबीज़ के पास नहीं जा सकते, बल्कि मैं तो ऐसे सोचा कि मेरा पेट स्कैन सुबह 8 बजे हो जाएगा, तो मेरा सर्जरी जो है मैं 9 बजे की जगह 10-11 बजे कर देती हूँ। लेकिन 24 आवर्स वो बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। सो मुझे वो सर्जरीज़ मैंने जो हमारे दूसरे डॉक्टर थे एंड कलीग थे उनको फ़ोन करके बोल दिया कि आप ये ऑपरेशंस कर लीजिए, मेरे को मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन यही है कि कैंसर अचानक होता है। एंड बिलीव मी, आई वॉज द कूलेस्ट पर्सन एट दैट टाइम। एंड
सर्जरी के लिए हम लोग फिर मिलने गए थे मेरे सर्जन को, है ना। हमने तीसरे या चौथे दिन तो मेरा सर्जरी शेड्यूल कर दिया था। सो एंड आई वाज एट होम। 15 दिन के बाद स्टिचेस निकाले गए। स्टिचेस निकालते ही मैं मेरी हॉस्पिटल में 3 ऑपरेशन के लिए पहुंच गई थी। सो दिस वाज देयर। फिर 15 दिन के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आया। तब तक मुझे एज अ डॉक्टर मेरा माइंड ऐसा ही बोल रहा था कि वो लंप बहुत छोटा था तो शायद कैंसर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन जो फाइनल बायोप्सी का रिपोर्ट आया उसमें थोड़ा सा लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हुआ कैंसर लगा। तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा स्टेज बढ़ जाता है। उसकी वजह से मेरे को पूरा कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन आया था। सो ये सब ट्रीटमेंट फिर मेरे को चालू करी गई। अगेन कीमोथेरेपी जब चल रही थी, शुरू में मेरे को इश्यूज़ नहीं हुए कीमोथेरेपी से। टचवुड मैंने कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से सहन करी। लोगों में एक हुआ है कि कीमोथेरेपी बहुत पेशेंट सहन नहीं कर सकते हैं, बट थैंकफुली मैंने कीमोथेरेपी से मेरे को इतना कोई इश्यूज़ नहीं हुए। लास्ट के 3-4 साइकिल्स में थोड़े इश्यूज़ हुए थे। सो वो कीमोथेरेपी का समय गया, 1 महीना रेडिएशन का समय गया। अप्स एंड डाउन्स पिछला 1 साल मैं बोलूँ तो इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड था। शुरू के 2-3 मंथ्स ऑफ माय कैंसर जर्नी में भी 10 महीना पूरी मेरी कैंसर जर्नी चली, जब ट्रीटमेंट चल रहा था। शुरू का 3 to 4 मंथ्स आई वाज ऑल राइट, अच्छा था। एक आध दिन कभी ऊपर नीचे होता था। आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड फैमिली सपोर्ट। मैंने ऑलरेडी 3-4 महीने फुल फ्लेज कोविड के समय काम किया था, सो मुझे प्रिकॉशंस तो पता थी। अब एंड प्लस मुझे है ना, आई डिडंट वांट कैंसर मुझे बीट करे। आई वांटेड टू बीट कैंसर, एंड वो तभी हो सकेगा जब मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, मैं एक्टिव रहूँ। सो दैट वाज वन रीज़न। दूसरा था कि पेशेंट्स के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरा जो कैंसर का डायग्नोसिस है वो अचानक हुआ, एंड मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनका ऑनगोइंग मैटरनिटी या मेरे कमिटमेंट्स थे। अचानक से मैंने पेशेंट्स को, जब हम मना करते हैं, ठीक है मेरे पास दूसरे मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा झटका लगता है। तो एक कमिटमेंट टुवर्ड्स पेशेंट कि नहीं, मुझे वो फुलफ़िल करना है। तो दूसरा रीज़न वो था, एंड डेफिनेटली फर्स्ट रीज़न वाज कि मुझे घर नहीं बैठना है। अगर मैं घर बैठ जाऊंगी तो मैं मेंटली वीक हो जाऊंगी। सो दिस वाज द थिंग। जब मेरा कीमोथेरेपी चालू हुआ तो कीमोथेरेपी एक अपनी इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो उस समय फिर मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं मैडम, अब आप घर पे बैठिए, हॉस्पिटल पे डायरेक्ट पेशेंट से एक्सपोज नहीं हुई है। अब वो भी मैंने एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लिया कि क्योंकि जब शुरू में कोविड आया था, और इनफैक्ट अभी भी जब कोविड पीक पे था, तब ऑल पेशेंट्स वांट ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो घर पे भी बैठे बैठे मैंने मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मैंने खूब सारे वेब वेबिनार्स किए। मैंने फ़ोन पे कंसल्टिंग, पेशेंट्स वांटेड ऑनलाइन कंसल्टिंग, तो वो किया। एंड अगर फिज़िकली फिर जब भी अल्ट्रासाउंड या कोई सर्जरी की ज़रूरत होती थी तो मेरी असिस्टेंट डॉक्टर हॉस्पिटल पे होती थी, वहाँ भेज देती थी। सो इस तरह से कोविड एंड मेरा कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन का जो समय था पास हो गया। कीमोथेरेपी में ना कभी कभी थोड़े हफ्ते के 2-3 दिन बहुत ख़राब जाते थे। एंड प्लस क्या होता है, जैसे कैंसर है, प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है। मैं तो अगेन बीइंग अ प्रेगनेंसी एक्सपर्ट मैं वापस उस पर जाती हूँ। अपनी सोसाइटी में है ना, जैसे ही लोगों को पता चलता है तो एक अपने को अगेन एक बाढ़ सी आ जाती है लोगों की एडवाइस की। अलग अलग लोग अपनी तरह से, ऑब्वियसली सब मेरे वेल विशर्स होते हैं, पर अलग अलग लोग एक फ़ोन करके, मैसेज करके अपनी अपनी तरह से एडवाइस देते हैं। तो किसी ने मेरे को ऐसा एडवाइस दिया। मैं है ना, बेसिकली वी आर गुड सीनियर डॉक्टर्स इन अहमदाबाद। तो ये जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था तो एक कुछ आर्टिकल आ गया था न्यूज़पेपर में, एंड उससे काफ़ी लोगों को अहमदाबाद में पता चल गया कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर। सो बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन चालू हुआ।
एंड सब लोग अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। कोई बोलता है कि मेरे जैसे गाय के यूरिन से मैं ठीक हुआ, आप ये कीमोथेरेपी छोड़ दो, ये है। तो उस समय फिर मैं भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ने लगी। कोई बोलता है नेचुरोपैथी से ही मैं आ गया, मैंने कीमोथेरेपी कभी नहीं ली। तो मैं भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ने लगी। उस समय 2-3 मैंने देखे तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो हम लोग ने नेचुरोथेरेपी से ही आ गए। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं क्यों ये मेरी टॉक्सिक दवाइयाँ बॉडी में लूँ। तो मेरे माइंड में भी ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे नहीं लेनी है। फिर तब मुझे मेरे हस्बैंड ने संभाला। उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो अपने को पूरी करनी है। नेचुरोपैथी जो भी आगे पीछे का आपको करना है, जो इम्यून बूस्टर, जो आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, नेचुरोपैथी लेनी है, वो साइड की चीज़ है, बट जो अपना स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हमको फिनिश ही करना है। वो जो केसेस हैं एज अ डॉक्टर ऑल्सो, सी एक तरफ माइंड था एज अ पेशेंट अर्चना, और एक तरफ माइंड है डॉक्टर अर्चना का। तो वो दोनों कहीं ना कहीं झगड़ते हैं। लेकिन हाँ, फिर एज अ डॉक्टर मेरे हस्बैंड ने भी समझाया, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी समझाया, सी ये जो केसेस हैं जो बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के ठीक हो रहे हैं वो कितने हैं, लाखों में से एक। जो हमारी स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो करोड़ों पेशेंट से ट्रीटमेंट दी हुई है, उसमें से 90% पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। सो अपने को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो फॉलो करनी है। सो ऐसे 1 या 2 एपिसोड्स आए थे जब मुझे था कि मैं ट्रीटमेंट छोड़ दूं, लेकिन मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा, स्पेशली मेरे हस्बैंड का। यहाँ मैं एक बात बोलूँ, मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर पारस, ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड सारा मतलब वो ऐसा करते हैं कि जब तक अर्चना कर रही है, अर्चना के ऊपर सारा चीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो एक समय था, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट डे वो थोड़े से डगमगाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर ली। और मैं डगमगा जाती थी कभी कभी, मतलब हमने पूरा रोल रिवर्सल कर लिया। अभी तक जो था मैं सारी फैमिली, हॉस्पिटल, सबका मैनेजमेंट करती थी। अब वो पूरा रोल रिवर्सल करके उन्होंने वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो मैं हंसती थी कि अब मैं वो वापस नहीं आऊँगी। तो बोलते कि नहीं, ये काम मैं टेम्पररी कर रहा हूँ, वापस तुझे वही काम करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अ थिंग एंड अगेन नाउ आई एम इन टू द फ्रंट सीट एंड वापस हॉस्पिटल, घर फुल फ्लेज संभाल लिया। कैंसर ही एक ऐसी बीमारी है, अभी मैं ऐसा बोलूँगी मैं रिमिशन में हूँ, बट सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी होता है कोई भी कैंसर के पेशेंट में। एंड ये सर्वेलेंस जो है लॉन्ग टर्म चलता है। अभी मेरा जो कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है उसको सिर्फ 10 से 11 महीने हुए हैं। मेरी ट्रीटमेंट अभी लंबी चलेगी, जो ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में रहती है। प्लस कोई भी कैंसर का पेशेंट हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी पेशेंट हो, उसका सर्वेलेंस, यही मैं मेरे पेरेंट्स को भी समझाती हूँ एज अ डॉक्टर कि सर्वेलेंस में भी अभी शुरू में एवरी 6 मंथ्स, देन धीरे धीरे 1 ईयरली, एंड एक बार हमारा 3 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाता है, देन वी कैन बी श्योर दैट हाँ वी हैव डिफीटेड कैंसर। बट येस, एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली डिफीट किया है कैंसर। आई विल बी अंडर क्लोज सर्वेलेंस एज एनी अदर कैंसर पेशेंट एंड होपफुली आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सी बेसिकली ऐसा है कि कैंसर शब्द से आप मत डरिए। पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कैंसर एक बोला जाता था कि इलाज नहीं है या खाली 20%, 25% ही लोग ठीक होते हैं। बट अभी विथ सच अ गुड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एडवांसमेंट, कैंसर डेफिनेटली ट्रीटेबल है, ऐसी बात नहीं है। सो कैंसर से मत डरिए। लुक एट इट एज अ पॉज इन योर लाइफ। जैसे मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं बहुत लाइफ एक फुल स्पीड पे जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये डायग्नोसिस हुआ तो आई हैड टू स्लो डाउन इन माई लाइफ। एंड एक वो स्लो डाउन भी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर मैं बोलूँ जो अभी आप डॉक्टर अर्चना को देख रहे हो, वो उसका एक 3-0 अवतार है। सो 3-0 कैसा? 1-0 इज़ बिफोर माई मैरिज, 2-0 इज़ आफ्टर मैरिज एंड एक 3-0 इज़ आफ्टर द कैंसर डायग्नोसिस। आपका लाइफ एक स्लो डाउन हो जाता है, लाइफ को देखने का एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है
हैव डेफिनेटली टेकन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लाइफ में अदर देन जो फुल स्पीड से अपने दौड़ रहे थे, शायद ये जो मेरा इतना बड़ा घर है, बंगला है, कभी मैंने दिन में एक महीना 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय नहीं किया होगा। अब मैं घर को एंजॉय करती हूँ, गार्डन को एंजॉय करती हूँ, फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। सो एक छोटा सा आपको स्लो डाउन करने के लिए कैंसर अपॉर्चुनिटी देता है। डेफिनेटली कैंसर ट्रीटेबल है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली एंड फैमिली सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। आपको एक सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कैंसर खाली डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है। कैंसर के लिए आपको एक पूरा लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। ये हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी एक जो सपोर्ट चाहिए अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड से, मैंने अपने फ़ोन पे ये भी लिखा, मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, दिस इज़ कार्पे डीम। कार्पे डीम इज़ अ लैटिन वर्ड। उसका मीनिंग क्या है कि आप सीज द मोमेंट, सीज द डे। आप उस मोमेंट को पकड़िए, उस मोमेंट में यू हैव टू लिव। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। आपके जो भी प्लान्स है, यू लिव इन दिस मोमेंट। आपको जो करना है अभी करिए। आप ऐसा सोचो कि नहीं मैं रिटायर हो जाऊंगी फिर मैं ये करूंगी, नहीं, कभी भी आदमी रिटायर नहीं होता है। सो लिव इन द मोमेंट। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। कैंसर डायग्नोसिस हैज़ मेड मी रियलाइज that I have to live in the moment, enjoy this life। मैं कोई चीज़ पोस्टपोन नहीं करूँ कि मैं 5 साल बाद करूँगी, 10 साल बाद। आज मुझे घूमने जाना है, मैं घूमने जाऊँ। हालांकि अभी कोविड की वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ, मैं पेंटिंग करूँ, कुछ नई हॉबी करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ माई फिलॉसफी। ओवरऑल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास तो बहुत सारी महिलाएँ आती हैं। मेरा मेन काम है वुमेंस हेल्थ, तो बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं। अब मैंने देखा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं बात कर रही, मैं अहमदाबाद शहर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ मैंने देखा है लड़कियों को डेफिनेटली अब कैरियर माइंडेड हैं एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। हाँ, एक थोड़ा जब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ आता है तो अब सब लड़कियों की ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक आता है, लेकिन मैं हर लड़की को बोलती हूँ, मेरी हर पेशेंट को बोलती हूँ, टेक इट एज अ स्मॉल पॉज इन योर लाइफ। और 1 साल 6 महीना, 1 साल 1.5 साल, जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, गो बैक टू योर वर्क, डोंट लीव योर वर्क। इनफैक्ट यहाँ तक बोलती हूँ कि जैसे ही आपका बेबी 3 मंथ 6 मंथ्स का हो, कोई पार्ट टाइम भी थोड़ा बहुत भी काम चालू करो, जिससे आप टच में रहें एंड यू डोंट लूज़ इट। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है शादी के बाद, स्पेशली बेबी आने के बाद, वो अपना कैरियर वो लोग हॉबी की तरह लेते हैं कि हाँ, शुरू में बहुत इंटरेस्ट के साथ हॉबी किया, लेकिन फिर बाद में अपने घर के लिए, अपने बेबी की देखभाल के लिए वो लोग स्टॉप कर देते हैं। ऐसा मत करिए, कंटिन्यू विद योर कैरियर, क्योंकि एक वो कैरियर ही, एक आपका प्रोफेशन आपको आगे चल के आइडेंटिटी देता है आपका। बच्चे तो आगे जाके बड़े होके चले जाते हैं, फिर एट द एज ऑफ 45-50 यू रियलाइज़ कि आपके पास कुछ नहीं है। एज गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं, एक विमेन की लाइफ में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। 45-50 के एज में जब आता है, बच्चे बड़े होके अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, हस्बैंड इज़ बिज़ी उनके काम में, तब लेडीज़ को बहुत ये लगता है कि आज हम कुछ काम करते या हमारी कुछ हॉबीज़ होती। इसलिए अपना कैरियर, अपनी हॉबीज़, जो आपका लाइकिंग है, उसे कभी भी मत छोड़िए। हाँ, अगर आप समय पूरा नहीं दे पा रहे तो थोड़ा समय के लिए पार्ट टाइम भी आप ये काम करिए। ये मेरी लाइफ से मैंने सीखा है एंड आई वुड डेफिनेटली मैं बोलूँगी दूसरी लेडीज़ को भी, महिलाओं को भी, कि आप कभी भी अपना प्रोफेशन मत छोड़िए।